गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। अब मैं आज आपको चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप के नीचे एक थिन स्लाइस कॉर्क की देखी, तो उन्होंने क्या देखा, उसमें छोटे छोटे हनीकॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट दिखाई दिए उन्होंने उनको, और वो सारे कंपार्टमेंट मिलकर एक थिन स्लाइस बना रहे थे। तो देखिए, दिस मे सीम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. आज भी इस यूनिट को सेल बोला जाता है। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने होते हैं? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से बनता है। सेल जो होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाती है, और वो इतनी छोटी होती है कि हमको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज में लेना पड़ता है। सेल्स आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। उन्होंने एक उसके नीचे देखा और छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे कॉर्क के नीचे, और सबसे पहले सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। वो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ठीक है। अब देखिए, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज नाउ नोन दैट ए सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। अब हमें बाद में धीरे धीरे मालूम चला कि एक सिंगल सेल का भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म दो तरह के बोले गए, सिंगल सेल एंड यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। तो सिंगल सेल जो एनिमल है उसमें एक सिंगल सेल ही उसके सारे बॉडी के फंक्शन करती है। उसमें चाहे डाइजेशन हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, वो सिंगल सेल के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कुछ होते हैं अमीबा, प्रोटोजोअन होते हैं। इस तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है जो अलग अलग अपने फंक्शंस को करते हैं। अब देखिए, ये इसमें दे रखी है सब ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल्स जो होती है डिफरेंट तरह की होती है। देखिए, इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल्स, ओवम और स्पर्म एंड फैट सेल्स। ये सिंगल सेल है। सबसे लंबी सेल जो होती है वो नर्व सेल कहलाती है। ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. हर एक सेल जो होती है वो certain basic function को करने के लिए होती है, परफॉर्म करती है। How does a living cell perform these basic functions? किस तरह से ये living cells होती हैं बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. This means that different parts of the human body perform different functions. The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food, and so on. Similarly, division of labor is also seen within a single cell. In fact, each cell has got certain specific component within it known as cell organelle. एक सिंगल सेल जो होती है वो भी अपना फंक्शन करती है और सारे फंक्शंस करती है। तो वो फंक्शन में उस सेल का कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है वो सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं। सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस, इस तरह से पाए जाते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। सेल किस किस चीज से मिलकर बनती है? इफ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। एक तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एक बीच में होता है उसके न्यूक्लियस, और एक होता है साइटोप्लाज्म। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये एक एनिमल सेल है, कुछ इस तरह की शेप की होती है एनिमल सेल। तो ये जो आउटर कवरिंग है ये तो कहलाती
ये कहलाता है न्यूक्लियस बॉस ऑफ द सेल, जो कि ज्यादातर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये न्यूक्लियस होता है। और फर्स्ट पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड पार्ट न्यूक्लियस, और थर्ड पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच का पार्ट है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से 3 पार्ट हो गए इसके। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। यही 3 फीचर्स होते हैं, इन्हीं में ही सारे सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बाहर के एनवायरमेंट से सेल को सेपरेट रखती है outermost covering. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some material in and out of the cell. Plasma membrane में भी बहुत छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिससे कि बाहर का अंदर एंटर कर सके और अंदर से बाहर जा सके। The cell it also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. Diffusion मतलब कुछ गैसेस होती हैं जो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाती हैं, वो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या है डिफ्यूजन प्रोसेस? अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, और अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकलती है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो देखिए, और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन by a process called diffusion. We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है? जहाँ हाई कंसंट्रेशन होती है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब कि जैसे ऑक्सीजन अंदर आई, हम लोग ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है, फिर हमारे शरीर में क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो हमारे शरीर से बाहर जाती है। तो जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे शरीर में तो वो बाहर कम होती है, अंदर ज्यादा हो जाती है, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इसी तरह से ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस तरह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, समथिंग similar to this happen in cell when for example some substance like CO2 accumulates in high concentration। ये मैंने बताई दिया अभी आपको, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। Diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. जब वाटर डिफ्यूजन तो कहलाता है गैसेस का कि बाहर से ऑक्सीजन अंदर आती है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और ऑस्मोसिस कहलाता है जब इसी तरह से जो वाटर होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर जो हो जाती है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाता है। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे हम रात को चने होते हैं ना, भिगो देते हैं तो सुबह तक फूल के मोटे हो जाते हैं। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही होता है कि पानी जब तक चने के अंदर जाता रहेगा जब तक कि अंदर और बाहर का दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए। जब पूरा चना फूल चुका होता है तो उसके बाद उसमें पानी और नहीं जा सकता, तो वो बाहर की और अंदर की कंसंट्रेशन इसका मतलब बराबर हो चुकी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? तो ये भी बता ही दिया मैंने कि if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis.
इसमें इफ द मीडियम हैज एक्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, दोनों तरफ ऑस्मोसिस नहीं होगा। और तीसरा, इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो जहां लोअर कंसंट्रेशन होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। इस तरह से ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. Roots भी पानी को absorb करती हैं, तब तक करती है जब तक उनको जरूरत होती है, अंदर जब concentration बराबर हो जाती है तो उसके बाद नहीं करती। ठीक है। Thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. इसी तरह से डिफ्यूजन के द्वारा ही जो सेल होती है एनवायरनमेंट से न्यूट्रिटिव वैल्यूज को लेती है, एब्जॉर्ब करती है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज flexible and is made up of a organic molecule called lipids and proteins. However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquire its food through such process. Cell wall. अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ये प्लांट सेल होती है। इसमें भी इस तरह से साइड में न्यूक्लियस पाया जाता है और ये बड़ी पाई जाती है। ये देखिए इसमें ये प्लांट सेल इस तरह की शेप की होती है, ये तो ओवल सेल शेप होती है और ये प्लांट शेप इस तरह की होती है, स्क्वायर होती है, ये ओवल शेप होती है। इसमें भी इस तरह से न्यूक्लियस इसमें साइड में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। और ये आउटर कवरिंग जो होती है ना, ये सेल वॉल होती है। सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल इज एन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। द सेल वॉल इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plant. जो सेल वॉल भी होती है वो। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे सेल का बॉस कहलाता है, क्योंकि ये हमारी जितनी भी सेल की एक्टिविटीज होती हैं सब पे कंट्रोल करता है। आया समझ में? इसमें न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें कि छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिससे द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। जितना भी इसके इनसाइड में मटेरियल है वो बाहर जा सके, या बाहर से जो मटेरियल है वो अंदर आ सके, ये न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा ही होता है। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide. जब सेल डिवीजन होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, सेल का डिवीजन होने पर इसमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। अदरवाइज इसमें क्रोमेटिक नेटवर्क पूरे उसमें फैला हुआ होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। लेकिन जब डिवीजन होता है तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे जीन्स पाए जाते हैं, जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। इस तरह से जो हेरिडिटरी कैरेक्टर ले जाने वाले क्रोमोसोम जो होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर जीन्स ले जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और इन जीन्स पर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये मॉलिक्यूल्स जीन्स के ऊपर या इनके क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी for constructing and organizing cells.
फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। यही कि जो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स हैं वो जीन्स कहलाते हैं, जो कि क्रोमेटिड्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। और जो सेल डिवाइड नहीं होती है उसमें एक डीएनए जो होते हैं वो प्रेजेंट तो होते हैं, वो क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. ठीक है? The nucleus plays a central role in cellular reproduction. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane. जो बहुत ही बिल्कुल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, तो उनके अंदर जो सेल होती है उनका जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, या बहुत ही अनडिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इन सम ऑर्गेनिजम्स, such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid. Such organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, वेल डिफाइंड क्रोमेटिन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म देखिए क्या है। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। इन प्रोकैरियोट्स, besides the absence of defined nuclear region, the membrane bound cell organelles are also absent. प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम्स और गोल्जी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के जो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें तो बाउंड्री वाले होते हैं, लेकिन इसमें अनडिफाइंड होते हैं। इनके चारों तरफ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें डिफाइंड नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें इनके चारों तरफ बाउंड्री नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। The significance of membranes can be illustrated with the example of virus. Virus lack any membrane and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. साइटोप्लाज्म देखिए कौन सा है, ये है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच का पार्ट है, ये वाला सारा पार्ट, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियस, ये पूरा पार्ट जो है ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों में डिफरेंस मालूम चल गया। प्रोटोप्लाज्म ये पूरा पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पार्ट है जिसमें कि सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब सेल ऑर्गेनल्स देखिए, इनके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बता रखा है कि एवरी सेल हैज ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए इसमें सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें एक सेल ऑर्गेनल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखिए आपके डायग्राम में दिखा रखा है। Endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It look like long tubules or round or oblong bags, vesicles. The endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane. There are two type of endoplasmic reticulum. Diagram में देखिए आपको दिख रही है दो तरह के endoplasmic reticulum है। आपको इसमें कैसे बता सकते हैं, इस तरह से होती है endoplasmic reticulum, इस तरह से पाई जाती है, इसमें छोटी-छोटी है, इस तरह से ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। अब ये दो तरह की होती है, एक तो होती है स्मूथ में उसके ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें इस तरह से छोटे-छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि राइबोसोम्स कहलाते हैं। ये होती है रफ एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की हो गई, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। अब और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है फैट और लिपिड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये क्योंकि ये प्रोसेस जो फैट और लिपिड्स को ये मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे कि सेल बिल्डिंग होती है, पूरी सेल बनती है पूरी, इसलिए इस प्रोसेस को बायोजेनेसिस कहा जाता है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ऑल्दो द endoplasmic reticulum varies greatly in appearance and differences, it always forms a network system, ठीक है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आता है गोल्जी एपैरेटस। द गोल्जी एपैरेटस first described by Camillo Golgi consists of a system of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. These membranes often have connections with the membranes of ER, endoplasmic reticulum, and therefore constitute another protein of a complex cellular membrane system. The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function include the storage, modification, and packaging of products in be made from simple sugars in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. Golgi और apparatus इनके अलावा lysosomes के मैन्युफैक्चर में भी काम आता है। अब lysosomes देखिए क्या है। Lysosomes are membrane bound sac like filled with digestive enzymes. इनमें digestive enzymes filled होते हैं। These enzymes are made by RER मतलब rough endoplasmic reticulum. Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. मतलब लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन होता है कि भाई जो भी सेल में फंक्शन होते हैं तो फंक्शन के बाद कुछ वेस्ट डिस्पोजेबल होता है जिसको बाहर निकालना जरूरी होता है, तो वो मेन फंक्शन जो होता है वेस्ट डिस्पोजेबल का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स करते हैं। These helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. जो सेल्स पुरानी पड़ जाती है उनको worn out करना भी इसका मेन फंक्शन होता है। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive। अब ये जो worn out सेल होती है उनको कैसे डाइजेस्ट कर जाती है, कैसे बाहर निकालती है, तो इनका एक इनमें एबिलिटी होती है because they contain powerful digestive enzymes। इनके अंदर एक इस तरह के powerful digestive enzymes पाए जाते हैं जो capable of breaking down all organic material during the disturbance in cellular metabolism। For example, when the cell goes damaged, जब गेट्स डैमेज, जब सेल जो होती है वो डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम में बस्ट, लाइसोसोम जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं वो बस्ट हो जाते हैं एंड द एंजाइम्स डाइजेस्टेड देयर ओन सेल, और वो जो एंजाइम जैसे ही बाहर निकले वो वॉर्न आउट सेल को अपने आप में डाइजेस्ट कर जाते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग, मतलब अपनी सेल को खुद ही खा जाना, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हमारे शरीर में काम करने की एनर्जी होती है वो इसके अंदर स्टोर होती है और वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर होती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी एनर्जी है जो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, और जब भी हमारे सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी से ये अपनी एनर्जी ले लेते हैं। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. अब है प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जैसे अपने
ये होते हैं अपने क्लोरोफिल होता है, या जैसे अपने प्लांट्स रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, और भी कलर्स के, वाइट कलर के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिड जो है, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो सिर्फ वाइट कलर के पाए जाते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज, ही मैंने बताई दिया। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। देखिए जो कलर्ड प्लास्टिड्स है, जैसे ग्रीन प्लास्टिड्स है, उनका मेन फंक्शन होता है उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही कोई भी प्लांट अपना क्या बनाता है, फूड प्रिपरेशन करता है। ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन, ऑयल और भी स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स को स्टोर करना। ठीक है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड द स्टोमा। These are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosome. Mitochondria में भी अपना खुद का DNA और राइबोसोम होता है, इसी तरह से plastids में भी अपना खुद का राइबोसोम और DNA पाया जाता है। Vacuoles. Vacuoles are storage sacs for solid or liquid contents. Vacuoles are small sized in animal cell. Animal cell में बहुत छोटी छोटी vacuoles पाई जाती हैं, ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। और प्लांट सेल में ये देखिए बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं, इस तरह से एक या दो वैक्यूल ही पाई जाती है, और बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो कि 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम होती हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल्स है, सेल्स से भरी हुई होती हैं वैक्यूल्स जो होती हैं प्लांट सेल में, एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. These include amino acids, sugars, various organic acids, and some proteins. In single-celled organism like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. ठीक है। अब हमारे पास इनके जो बीच बीच में क्वेश्चन आंसर है, इनके मैं आपको वर्कशीट दूंगी। अब है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपके लिए वैसे 9th क्लास में इतना बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। सेल डिवीजन कब होता है, किसी भी सेल में डिवीजन होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, न्यूक्लियस की सेल में न्यूक्लियस होता है, सॉरी इसमें सेल डिवीजन होता है अपने जब पुरानी सेल्स खत्म होती हैं और नई सेल्स बनती हैं, या फिर रिप्रोडक्शन जब होता है तब सेल डिवीजन होता है। इस तरह से सेल, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से 8, इस तरह से सिमिलर मैनर में सेल डिवीजन होता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। जिसमें ग्रोथ के लिए एक सेल से दो सेल, दो से चार जब ग्रोथ करता है कोई भी, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, तो वो माइटोसिस कहलाता है। और जब किसी में मदर सेल में होता है डिवीजन, वो मियोसिस कहलाता है। मतलब कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब न्यू प्लांट बनता है या बेबी बॉर्न होता है तो उसको मियोसिस कहा जाता है। इस तरह से 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं। तो ये चैप्टर अपना खत्म हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगी, लेकिन फिर भी आपने इसमें आंसर्स ढूंढ के रखिएगा, और ये चैप्टर जो है आप बुक में ढंग से पढ़िएगा, समझिए। कुछ चीज़ कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को भेजिए, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।